हे गाइस, वेलकम बैक। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं वो है मनोरमा इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी स्पेस है ये कंपनी। अब टिपिकली एफएमसीजी स्पेस में हाई ग्रोथ कंपनीज को ढूंढना इज लाइक फाइंडिंग द ओएसिस इन द डेजर्ट। मतलब आपको यहाँ पे वही तेल साबुन शैम्पू ये सब बनाने वाली कंपनी 7-8% के आसपास आपको टॉप लाइन ग्रोथ दिख जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में, आप उस पर इन्फ्लेशन भी ऐड कर दे तो भी उनका डबल डिजिट में टच नहीं होता है, टू से द लीस्ट। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो कुछ स्नैकिंग कंपनीज है जो 15-20% आपको ग्रोथ मिल जाएगा। बट हाई पेस से कॉन्स्टेंटली ग्रो होने वाली कंपनीज देयर आर हार्डली एनी, एंड मनोरमा इज वन ऑफ दैट। इट्स एन एक्सेप्शन। लास्ट ईयर का इनका ग्रोथ था टॉप लाइन का 70%, बॉटम लाइन तो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो गया था। तो बहुत ही अच्छा इनको लास्ट ईयर भी ग्रोथ मिला था, और जो ये स्टार्ट हुआ है इस क्वार्टर का, इस साल का, वो भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अगर थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करें कि इनका FY25 के बाद जो गाइडेंस था वो था कि हम FY26 में 35-36% का टॉप लाइन का ग्रोथ करेंगे। और अभी जो ये नंबर आया है Q1 का, जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो 117% है। मतलब अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी करना, वो स्टेटमेंट भी एक अंडर स्टेटमेंट है, बिकॉज इनका 100% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। प्रोबेबली मैनेजमेंट डज नॉट इवन नो कि इनका पोटेंशियल कितना है, कितना ग्रोथ ये दिखा सकते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है ये। और जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है 50 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में पैट किया है। ये पिछले पूरे साल का जो पैट है उसका आधा है नियरली। तो नियरली 50% पैट एक ही क्वार्टर में कर लिया है। 30% टारगेट का रेवेन्यू ऑलरेडी एक ही क्वार्टर में कर लिया है। और टिपिकली उस क्वार्टर में जब H1 होता है रिलेटिवली इनका सॉफ्टवेयर होता है, 40-45% रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में आता है, 55-60% रेवेन्यू सेकेंड हाफ में आता है। तो अगर इतना अच्छा शुरुआत है तो डिसेंट कॉन्फिडेंस के साथ वी कैन से कि पूरा जो FY26 है, अपना जो गाइडेंस है 35-36, ये उसको ओवर अचीव कर लेंगे। और इनकी मार्जिन भी इंप्रूव हुए, तो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में मार्जिन इंप्रूव है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, और लेवरेज भी इनको मिल रहा है बिकॉज इनका यूटिलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स है। तो विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, ये ग्रोथ कौन से फैक्टर्स की वजह से आ रही है, बेसिक टेलविंड्स क्या है कि जो लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ चल रहा है ये क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुआ है, व्हाट इज द एसेंशियल रीजनिंग बिहाइंड दैट, और क्या ये कंटिन्यू हो सकता है। तो अब इनका कॉन कॉल नहीं होता है एवरी क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में इनका कॉन कॉल हुआ था, तो अब Q2 के बाद होगा। एवरी हाफ ईयरली कॉन कॉल करते हैं, बट बेस्ड ऑन जो मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट्स इन्होंने शेयर किए है, पीपीटी जो इन्होंने शेयर किया है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इनका परफॉर्मेंस जो ये कह रहे थे उस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड क्या ये कंटिन्यू हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अंडरस्टैंड कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। आप उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने इसका डिटेल में कवर किया था बिजनेस मॉडल। आई शेयर द लिंक, आप वहां पे एक बार जाके वो देख सकते हो। बट अगर समराइज करें तो इसेंशियली इनके दो मेन प्रोडक्ट्स है। एक है कोको बटर इक्विवेलेंट CBE, और दूसरा है स्टीयरिन। और ये दोनों टोटल इनके रेवेन्यू में 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। अब सवाल आता है ये कोको बटर इक्विवेलेंट क्या है। तो सी कोको जो फ्रूट होता है जिससे चॉकलेट बनाया जाता है, उससे ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, सीड के थ्रू आप कोको बटर बनाते हैं। तो ये कोको बटर हो गया। बट क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये कोको का जो कल्टीवेशन है वो ऑन अ डिक्लाइन है। अब ये कल्टीवेशन प्राइमरीली होता है साउथ अफ्रीकन रीजन्स में, उसमें भी स्पेसिफिकली वेस्टर्न साउथ अफ्रीका रीजन जो घाना है, आइवरी कोस्ट है, और कुछ पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका जहाँ पे उसका कल्टीवेशन होता है। बट वो कल्टीवेशन ऑन अ डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, और जो वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज कॉन्स्टेंटली आती रहती है, और क्रॉप का जो यील्ड है वो ऑन अ डिक्लाइन है। उसकी वजह से जो कोको बटर का प्रोडक्शन है उतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा है जितना डिमांड है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो कॉन्स्टेंटली डिफरेंस बनते जा रहा है, उसकी वजह से जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है, जिसका नाम है ये कोको बटर इक्विवेलेंस। अब इसमें क्या क्या आता है, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज सारे तरह के कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाती है। जैसे शिया सीड से कोको बटर इक्विवेलेंट बनता है, मैंगो सीड है, सहल सीड है, कोकम सीड है, फुलवारा है। तो ये डिफरेंट तरह के सीड्स को अगेन डिफरेंट स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करके आप बटर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये इनका मेजरली काम है। और कंपनी क्लेम्स इटसेल्फ टू बी द ओनली कंपनी जो ये सारे तरह के बटर्स अपने फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। और ये कौन से इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, तो प्राइमरीली दो इंडस्ट्रीज है। एक हो गया कन्फेक्शनरी, ये चॉकलेट वगैरह बनाने वाली कंपनी, जैसे नेस्ले हो गया, मार्स हो गया, फरेरो। तो जो भी आप नाम मेजर चॉकलेट इंडस्ट्री के प्लेयर्स है, आप वहां पे आप इनको देखेंगे इनके क्लाइंटेल में। एंड एडिशनली फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब सी ये कोको बटर इक्विवेलेंट इसेंशियली करता क्या है, जो प्रोडक्ट होता है चॉकलेट जो बनता है उसका टेक्सचर, उसकी स्टेबिलिटी, और उसको एक स्मूथनेस देना, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो चॉकलेट में आते हैं ये चॉकलेट कोको बटर इक्विवेलेंट से। और क्योंकि कोको का प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, उसका इनके रॉ मटेरियल हो गया कोको बटर, अगर इनके लिए रॉ मटेरियल, तो उससे अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज है या फिर कॉस्मेटिक कंपनीज है, उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उनकी मार्जिन में इसका हिट आता है। उनका जो बिजनेस का प्रोसेस है वहां पे उनको हिट लेना पड़ता है।
तो उनके लिए भी बेटर है कि वो अल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो, बिकॉज ये कोको बटर इक्विवेलेंट जो है उसका जो सप्लाई है और उसका जो प्राइसिंग है वो काफी स्टेबल है, क्योंकि डिफरेंट सीड्स का यूटिलाइजेशन होता है, तो एक किसी सीड पे डिपेंडेंस नहीं है। एंड दैट्स द प्राइमरीली फैक्टर कि जो कोको बटर इक्विवेलेंट है उसका नेचुरली डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स को एक स्टेबिलिटी भी है। और ओवर द ईयर्स मनोरमा ने क्या किया है, अपने प्रोसेसेस को काफी स्ट्रेंथन किया है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को इन्होंने हासिल किया है, बीट नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेशंस को इन्होंने एक्वायर किया है। इनकी खुद की R&D फैसिलिटीज है। तो अगेन होता क्या है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का ये डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। अगेन जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की कंपनीज होंगी उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को कोको बटर इक्विवेलेंट को कस्टमाइज करना, उनको सप्लाई करना, ये काम ये करती है। और ओवर द पीरियड इन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया है क्लाइंट के साथ, और फिर एवरी ईयर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लास्ट ईयर से जो इनके कोको बटर इक्विवेलेंट के जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो 5,000 to 6,000 रुपीज पर टन चल रहे हैं। तो एवरी ईयर बेस्ड ऑन जो इन्फ्लेशन कैसा है, सोर्सिंग का प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो ये फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करते हैं क्लाइंट के साथ, उसको पास ऑन कर देते हैं क्लाइंट को। तो इस साल का जो गाइडेंस था ना उनका वो यही था कि 25 to 30% का हम वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, 5 to 10% हम प्राइस हाइक लेंगे। तो इसेंशियली ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल है। दो मेन प्रोडक्ट्स है, सोर्स करते हैं सीड्स को, उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, जिसके हम थोड़े टाइम में बात करेंगे। ये फाइनल जो कोको बटर इक्विवेलेंट होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट का जो कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को सप्लाई करते हैं, कैटर करते हैं दो मेजर इंडस्ट्रीज को। तो ये सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया है, सोर्सिंग अफ्रीकन रीजन में होता है शिया सीड का, और जो रिमेनिंग सीड्स है मैंगो सैल और जो कोकम वगैरह है ये सब इंडिया से ही प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो इनका 80 लाख ट्राइबल्स का एक नेटवर्क है और 18,000 कलेक्शन सेंटर्स है। साउथ अफ्रीकन रीजन में इनकी 6 से ज्यादा सब्सिडरीज है। दुबई एंड मिडल ईस्ट रीजन, यूरोपियन रीजन में इनकी मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड इनकी सब्सिडरीज है। तो सोर्सिंग अफ्रीकन रीजन में से होता है, जो रॉ मटेरियल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनल प्रोडक्ट का सप्लाई करना है, ये यूरोपियन रीजन, यूएस या फिर जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, न्यूजीलैंड, ये सारे डिफरेंट जोग्राफीज में ये अपने फाइनल प्रोडक्ट को बेचती है और कॉन्स्टेंटली क्लाइंट बेस को अपने ये एक्सपांड कर रही है। और उसी की वजह से क्या हो रहा है ना, इनका जो ग्रोथ है वो हासिल हो पा रहा है, जो इस क्वार्टर के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हो गई इनके बिजनेस डिटेल की बात। अब अगर नंबर्स पे फोकस करें तो यू विल नोटिस कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है 117%, 290 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एबिटा 79 करोड़ जो 195% से बड़ा है। पैट 51 करोड़ जो 273% से बड़ा है। एबिटा मार्जिन में बड़ी जंप है 27.3%, 720 बेसिस पॉइंट से ये बड़े हैं। और जो पैट मार्जिन है 17.8, ऑलमोस्ट 18%, जो अगेन 700 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं। तो आई मीन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स टू से द लीस्ट। और ये अगर आप नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे तो भी अच्छे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा है और इनके अपने खुद के गाइडेंस को इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर से ही ट्रिमेंडसली आउटपेस किया है। अब इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट से इनका मेजरली जो रेवेन्यू ड्राइव होता है ऑलमोस्ट 75% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 25% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो अब ये ग्रोथ आने के लिए इनको काफी कैपेक्स भी करना पड़ा है। तो अगर ये चार्ट देखें तो यू नोटिस इन्होंने कॉन्स्टेंटली अपने जो डिफरेंट स्टेजेस है वहां पे कैपेक्स बढ़ाया है। तो लास्ट ईयर इनका फ्रैक्शनेशन का कैपेसिटी ऑन बोर्ड आया था, जो इनके प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को डी बॉटलनेकिंग कर रहा था। बिकॉज आप अगर एक स्टेज में कैपेक्स करके उसको रैंप अप करते हो उससे फायदा वहां पे तो मिल जाएगा, बट अगर वहां अगली वाले स्टेज की अगर उतनी कैपेक्स नहीं है, उसकी अगर कैपेसिटी नहीं हैंडल करने की, तो वो डी बॉटलनेकिंग हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेसिटीज को रैंप अप करते रहते हैं। तो यही इन्होंने FY23, 4, 5 में किया है और इसका बेनिफिट इनको करंटली मिल रहा है, जो इनके टॉप लाइन में विजिबल है। तो लास्ट ईयर में इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 70% के आसपास चल रहे थे। फ्रैक्शनेशन की नई कैपेसिटी ऑनबोर्ड आई है, अब ये धीरे धीरे स्केल हो रही है। तो जैसे जैसे ये यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है और प्रोडक्ट मिक्स भी इनके फेवरेबली शिफ्ट हो रहा है। तो हम आएंगे उसपे। तो बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। अब सी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप सपोज जो भी रॉ मटेरियल स्पेंड करके प्रोडक्ट बना रहे थे, अब क्योंकि डी बॉटलनेकिंग हुआ है, सेम फैसिलिटी से सेम लेबर लगा के आप सेम ड्यूरेशन में ज्यादा हासिल कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और जो आउटपुट है वो ज्यादा है। अब प्रोडक्ट मिक्स कैसे फेवरेबल हो रहा है, तो इनके जो दो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, सीबी जो कोको बटर इक्विवेलेंट है और दूसरा है स्टीयरिन, तो ये 70% कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन इनके पोर्टफोलियो में बढ़ा है। 10% पहले इसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो अभी 30% के बियॉन्ड गया है। तो इसकी वजह से मार्जिन को भी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा इनकी अगर प्रोसेस देखेंगे ना, तो ये सीड को एक्सट्रैक्शन एंड ये जो फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, सीबी निकलता है। बट इसके अलावा जो फिर अदर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, स्टेरिन है वो वैल्यू एडेड है,
बट उसके अलावा ऑयल निकालने के बाद जो फाइनल आउटपुट बचता है वो भी एनिमल प्रोडक्ट्स बनाने में, एनिमल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। तो इसमें कोई वेस्ट ही नहीं है, कंप्लीटली जो रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसका 100% यूटिलाइजेशन होता है। कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो 70% है, और अदर जो है वो भी आप मार्केट में सेल करके उसके उसमें भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। तो वहां पे जनरली इसेंशियली कोई वेस्ट ही नहीं है। दैट्स वाई इनके प्रोसेसेस भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है, और काफी ये जो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस है। अगेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अगर आपको मीट करना है तो ये सब तो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कैपेक्स इन्होंने लास्ट ईयर तक किया था। अब इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर के कॉन कॉल में एक चीज मेंशन की थी कि गिवन की सिनेरियो कि हमारे प्रोडक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हम नए कैपेक्स को प्लान कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेक्स प्लान को ये शेयर करने वाले थे इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो अभी तो अब जो क्वार्टर के अपडेट्स आए हैं उस कॉम्प्रिहेंसिव कैपेक्स प्लान के बारे में तो इन्होंने अब तक मेंशन नहीं किया है, बट इन्होंने कुछ एडिशनल ब्राउन फील्ड जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी वहां पे एडिशनल कैपेक्स के बारे में बोला है। तो अब वो डिटेल्स क्या है, तो ये जो इनके प्रोसेसेस में एक स्टेप है सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन का, वहां पे ये कैपेक्स को 30% से बढ़ाने वाले हैं, अगेन इन द सेम फैसिलिटी, जिसकी वजह से इनका कहना है हमारे रेवेन्यू की जो ग्रोथ का पेस है वो कंटिन्यू होगा। अब ये इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन नहीं किया था, बट दिस इज अ गुड सरप्राइज, बिकॉज कैपेक्स आप अगर आप करते रहेंगे तो वही जो डिमांड है आप उसको कंटिन्यूसली फुलफिल करते रहेंगे। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंडर इन्होंने एक 20 एकड़ का लैंड हासिल किया है, अगेन वेरी नियर टू जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या करने वाला है, सी अब इनका जो रॉ मटेरियल है ये सीड्स होते हैं, उसका प्रोक्योरमेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर होता है। तो इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल अंडरस्टैंड ये डिफरेंट सीड्स अक्रॉस मई, जून, जुलाई, अगस्त ये पीरियड में ये सोर्सिंग करते हैं, और यही पीरियड में इनको सोर्स करना पड़ता है, ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर नेचुरली जब ये अवेलेबल होते हैं ये लार्ज क्वांटिटीज में इनको सोर्सिंग करते हैं और फिर इनको स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये स्टोरेज की फैसिलिटी ये एसेंशियली बना रहे हैं, और ये स्टोरेज इनका जो गोडाउन है एसेंशियली नियर करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाला है, इसके लिए लैंड एक्वायर किया है। तो ये जो भी कैपेक्स करने वाले हैं इसके लिए इनको एडिशनल कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं है, करंटली इंटरनल अप्रूवल के थ्रू ये पूरा जो कैपेक्स है ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये इनका कैपेक्स का प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेक्स प्लान के थोड़े डिटेल टाइम में ये शेयर करने वाले हैं। कुछ और जो चीजों की अगर बात करें तो सी ग्रोथ ड्राइवर्स तो है ही, मतलब जो ये कोको बटर इक्विवेलेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, बीट चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक। बट वन फैक्टर वी कैन कंटेम्पलेट कुड बी द रीजन इज कि जो यूएस ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे, तो बिफोर दोस टैरिफ्स आर एक्चुअली इन प्लेस, इंप्लीमेंट हो जाए, तो जो भी कंपनीज है जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनको सीबी की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने बल्क में प्रोक्योरमेंट कर लिया होगा, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो टैरिफ्स अगर लगेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग उस फैक्टर को काफी कंपनीज ने शायद प्री अपने कैपेसिटीज को या फिर इन्वेंटरी को बिल्डअप किया होगा, जिसकी वजह से इनको एक टेलविंड मिला है स्पेसिफिकली इन Q1 जो 117% का ग्रोथ आया है। तो ये डिटेल्स तो अभी जब इनके अगले क्वार्टर का कॉन कॉल होगा तो हमें डेफिनेटली वो चीजों का रियलाइजेशन होगा, और ये भी पूछना इंपॉर्टेंट होगा या फिर अंडरस्टैंड करना क्या ये अपने गाइडेंस को जो इन्होंने FY26 के लिए दिया है उसको अपवर्ड रिवाइज करते हैं, बिकॉज दे आर वेल अहेड और ऑन ट्रैक एज वेल, वी कैन से कि अपना जो रेवेन्यू का टारगेट है इजीली अचीव कर लेंगे, जो अच्छा शुरुआत हुआ है। तो वील हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट, बट अगेन जस्ट टू समराइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स है एंड हाई पेस ये ग्रो हो रही है। अगर आप इनका मार्केट कैप देखेंगे तो अंडर 10,000 करोड़ का ये कंपनी है, और जो पीई है 60 के आसपास है करंटली, और इसको 1 ईयर फॉरवर्ड निकालेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में 50 करोड़ किया है, अगले क्वार्टर्स में ये जनरली H2 बेटर होता है तो हायर प्रॉफिट कर सकते हैं। बट अगर यही लेवल पे भी एज्यूम करें, अगर 200 करोड़ का ये पूरे साल के लिए 50 को इंटू 4 करे, पूरे 4 क्वार्टर्स में 200 करोड़ भी अगर ये करते हैं तो 94 डिवाइड बाय 200 आपको पी मिल जाएगा अराउंड 45-47। तो 100% जो करंट इनका ग्रोथ है, that company, that engine is available at 45 p, तो डेफिनेटली वेरी गुड डील टर्म्स ऑफ जो करंटली अवेलेबल है। तो देखना पड़ेगा अब ये आगे चलते हुए कैसे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज कॉन कॉल इस क्वार्टर में नहीं है, तो वील हैव टू अंडरस्टैंड दोस डिटेल्स एज फर्दर कॉन कॉल या फिर अब अगर रिजल्ट आएंगे तो आई कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।